नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है कॉमन एरर्स को, जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 21 फरवरी 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। हम यहाँ पर इनका सिंटैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर में कहाँ पर गलती है और क्या वहाँ पर सुधार होना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को। ये आज की वीडियो का पहला सेंटेंस है, सामने आपके लिखा हुआ है एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे। सिंटैक्टिकली एनालाइज करने से मेरा मतलब होता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखना। सेंटेंस में जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखे होते हैं, उनका एक पैटर्न आधारित, ग्रामर पर आधारित एक पैटर्न होता है। उसको समझने के लिए आपको ग्रामर की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, एक नाउन फ्रेज से सेंटेंस की स्टार्ट की गई है, अरोमा। नाउन हो गया और द हो गया आर्टिकल। ये हमारी नाउन फ्रेज हो गई जो कि हमारे सब्जेक्ट के फंक्शन में होगी। देखिए, सेंटेंस में जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है तो वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में ही होता है। ये तीन ही फंक्शन है जो कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में प्ले कर सकता है। अब यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट तो कंसीडर कर नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के। इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी हुई है नहीं। कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हुई नहीं है। तो निश्चित तौर पर ही ये यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट फ्रेज लिखी हुई है। आगे लिखा गया है ऑफ प्रीपोजिशन। ऑफ प्रीपोजिशन या कोई भी प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट से, भाग से जोड़ने के लिए। तो ये प्रीपोजिशन लगाया गया है सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन को। प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं सेंटेंस में अपने बाद लिखे जाने वाले नाउन प्रोनाउन, जिसको कि हम उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, उस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है किसी नाउन प्रोनाउन को अरोमा से जोड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि अरोमा किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड अरोमा की हम बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन लग गया, इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट? देखिए, द आर्टिकल लगाया गया है और इसके बाद जो इनविगोरेट लिखी है, ये लिखी है वर्ब। इनविगोरेट का मतलब होता है, ये एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील फ्रेशर और मोर एनर्जेटिक। या गिव समवन स्ट्रेंथ और एनर्जी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ब लगी हुई है। आर्टिकल से पहले वर्ब लगी हुई है, उसके बाद एक मॉर्निंग नाउन आया है, उसके बाद फिर एक कप नाउन आया है। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा है? इनविगोरेट है, मॉर्निंग है या कप है? आगे जो टी लिखा हुआ है वो तो ऑफ, इस वाले ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वाले ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन तीनों वर्ड में से कौन सा है? चलिए पहले इस वर्ड को, इनविगोरेट वर्ब को ही इसका ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलते हैं। इंटरप्रिटेशन हम अभी सीख रहे हैं, हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है, अभी हम हमारी पहली इंटरप्रिटेशन में ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इस वर्ब को ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इसको जीरेंड बनाना पड़ेगा। जीरेंड का मतलब वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमें इसको लिखना पड़ेगा इनविगोरेटिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया नाउन। चूंकि हमने वर्ब का जीरेंड बना दिया, जीरेंड मतलब नाउन बना दिया, तो हम इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। और इससे पहले लग गया आर्टिकल द। देखिए, अगर हमने द आर्टिकल जीरेंड से पहले लगाया गया है, लगा रखा है, तो द आर्टिकल जो कि एक डिटर्मिनर है, लगाए जाते हैं नाउन से पहले। अगर हमने द आर्टिकल को, डिटर्मिनर को जीरेंड से पहले लगाया है, तो इसका मतलब हम अपने जीरेंड को, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को एक टिपिकल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो जीरेंड हुआ वो हुआ नाउनी जीरेंड। नाउनी जीरेंड कोई इसमें कंफ्यूजन में मत पड़ जाना। नाउनी जीरेंड में उन जीरेंड्स को कह देता हूं जिन जीरेंड्स के, जिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जीरेंड्स के नाउन वाले एट्रीब्यूट्स को ऑब्वियसली एक्सप्रेस किया गया हो और वर्ब वाले एट्रीब्यूट्स को हिडन कर दिया गया हो। देखिए, जो जीरेंड होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं सारे के सारे, जीरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव वगैरह। तो जीरेंड जो कि है बेसिकली एक वर्ब की फॉर्म, लेकिन उससे हम नाउन का काम ले रहे हैं, उसमें अगर
हम नाउनी जीरेंड यानी कि नाउन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वर्ब की प्रॉपर्टीज को हिडन कर दे रहे हैं, तो उसको नाउनी जीरेंड कंसीडर किया जाना चाहिए। अब अगर मैंने इनविगोरेट का इनविगोरेटिंग बना दिया और इससे पहले द आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब मैं इसको एक टिपिकल नाउन की तरह ट्रीट कर रहा हूं, और जबकि ये एक वर्ब भी है और वर्ब होने की वजह से एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की होने की वजह से अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट भी लेना चाह रही है। भाई अगर ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इनविगोरेटिंग को कंसीडर करोगे तो आप यही तो इंटरप्रेट करोगे। ये सीखने वाली, ये अपनी क्यूरियोसिटी को इंप्रूव करने वाली अप्रोच है। कुछ ही दिनों में आपको किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने 100, 200, 400 सेंटेंस ऐसे लगा लिए तो। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपने इनविगोरेटिंग को बना दिया, जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट मॉर्निंग कप लिखा हुआ है, एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है, कप नाउन हो गया और मॉर्निंग इसके लिए नाउन मॉडिफायर हो गया। अब आप कर क्या रहे हैं, यहां पर इससे पहले द आर्टिकल लगा के इसको नाउनी जीरेंड कह रहे हैं और इसको ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर करके इसकी वर्ब वाली एट्रीब्यूट भी दिखा रहे हैं कि साहब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इसमें वर्ब वाला एट्रीब्यूट भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए जो जीरेंड है आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जीरेंड से पहले कई बार आर्टिकल लग जाते हैं, द आर्टिकल लग जाएगा या कोई और डिटर्मिनर लग जाएगा, पजेसिव केस भी लग जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम उनको एक टिपिकल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनको हम नाउनी जीरेंड कहते हैं। हम उनकी नाउन वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करते हैं और वर्ब वाली प्रॉपर्टीज को हिडन कर देते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो जीरेंड है उनसे पहले कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं लगा होता, लेकिन उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट या कोई एडवर्ब लगा होता है। उनके बाद ऑब्जेक्ट या कोई एडवर्ब लगाकर हम उनकी वर्ब वाली एट्रीब्यूट को, वर्ब वाली प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं और नाउन वाले एट्रीब्यूट्स को हमने हिडन कर दिया। ऐसे जीरेंड को ग्रामेरियंस या कुछ ग्रामेरियंस या मैं वर्बी जीरेंड कहता हूं। वर्बी जीरेंड मतलब वर्ब वाले एट्रीब्यूट को हमने एक्सप्रेस करना है और नाउन वाले को हिडन कर दिया। तो यहां पर हम नाउन वाले एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करके नाउनी जीरेंड कह रहे हैं और यहां पर हम वर्ब वाले एट्रीब्यूट को एक्सप्रेस करके वर्बी जीरेंड कह रहे हैं। ये जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर हो गया। इनविगोरेट को वर्ब मानकर मतलब जीरेंड मानकर ऑब्जेक्ट बनाने से, ये इंटरप्रिटेशन तो हमारी गलत हो गई। तो क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए? एक्चुअली में जो इनविगोरेट है ये इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा कप। कप है हमारा नाउन, मॉर्निंग लग गया उसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एक एडजेक्टिव की तरह लग गया। और ये इनविगोरेट जो वर्ब है, अब इसको आप एडजेक्टिव ही बनाना पड़ेगा। अब इसको आप एडजेक्टिव ही कंसीडर करके चलोगे। अब आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है, तो इसको लिखा जाएगा इनविगोरेटिंग। और ये जो इनविगोरेटिंग है ये आया है इस कप के लिए एडजेक्टिव की फॉर्म में, एडजेक्टिव के फंक्शन में। तो इनविगोरेट का इनविगोरेटिंग तो होगा, लेकिन वो जीरेंड नहीं है, वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कप के लिए आया है। कप इनविगोरेट कर रहा है किसी को, इस तरह का कुछ मीनिंग है। आगे ऑफ प्रीपोजिशन लगा दी गई, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, इसलिए उसके हिसाब से कम्स हमारी मेन वर्ब हो गई। अब ये जो कम है ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आना नहीं है और ऑब्जेक्ट लिखा भी नहीं है। लिखी हुई है एक और वर्ब, और वो वर्ब लिखी हुई है वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। अब वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम मेन वर्ब तो यहां पर कह नहीं सकते। मेन वर्ब होती तो बी की किसी फॉर्म के साथ आती, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ऐसी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ये मेन वर्ब की तरह आती। तो मेन वर्ब तो यहां पर है नहीं। अब फिर से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इसको जीरेंड कंसीडर करोगे या फिर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर करोगे। अगर जीरेंड कंसीडर करोगे तो ये नाउन होगा। नाउन होने की वजह से या तो ये सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा या ऑब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। यहां पर ना तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत है और ऑब्जेक्ट तो हम बना ही नहीं सकते। भाई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसका बनाओगे? इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिखी, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लिखा, इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिखी, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लिखा, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे वाफ्टिंग को? मैं मीनिंग अभी बता दूंगा वाफ्टिंग का, पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। तो ये जीरेंड तो है नहीं, ना ही सब्जेक्ट को फंक्शन में आ सकता है ना ही ऑब्जेक्ट के फंक्शन में। फिर ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए,
उनको मॉडिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, उनकी विशेषता बताने के लिए। तो वाफ्टिंग का मतलब क्या है और ये किसके लिए आया है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी कि एडजेक्टिव है, तो मतलब किसी नाउन के लिए आया होगा। तो किस नाउन के लिए आया है? अरोमा के लिए, मॉर्निंग के लिए, कप के लिए या टी के लिए? वो इसके मीनिंग से जरा देखो। वाफ्ट का मतलब होता है WAFT। वाफ्ट का मतलब होता है टू मूव जेंटली थ्रू द एयर। तो क्या मूव कर रही है? टी तो मूव कर नहीं रही, एयर के थ्रू टी मूव नहीं कर रही है। अरोमा, अरोमा का मतलब स्मेल, प्लीजेंट स्मेल। ये अरोमा के वाफ्ट करने की बात की जा रही है। वाफ्ट का मतलब हो गया टू मूव थ्रू द एयर, टू मूव जेंटली, ठीक है, टू मूव जेंटली थ्रू द एयर। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लग गया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बन तो गया, वो एडजेक्टिव के फंक्शन में आ तो गया, लेकिन बेसिकली वो एक वर्ब है, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब होने की वजह से उसने अपने बाद जो है ये अप द स्टेयर भी पूरी की पूरी प्रीपोजिशन फ्रेज ले ली। आप यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया और प्रीपोजिशन के बाद लग गया उसका ऑब्जेक्ट द स्टेयरवे। और ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ये इस वाफ्टिंग के लिए प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होगी? एडवर्ब फ्रेज हो गई। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो प्रीपोजिशन फ्रेज है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाती है, और इसका कारण बड़ा सिंपल सा है। प्रीपोजिशन हमने लगाई क्यों है? प्रीपोजिशन लगाई है अपने बाद या प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो हमने अप प्रीपोजिशन को लगाया द स्टेयरवे को वाफ्टिंग से जोड़ने के लिए। चूंकि हम इसको वर्ब से जोड़ रहे हैं यानी कि वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करने वाला कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज एडवर्ब ही तो कहलाएगी। इसीलिए मैंने इस प्रीपोजिशन फ्रेज को एडवर्ब फ्रेज कह दिया। और किस तरह का एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। स्टेयरवे मैं आपको दिखा देता हूं क्या होता है स्टेयरवे। सबके घर में होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर में है। ये इसको स्टेयरवे कहते हैं। मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा। एक्चुअली में किसी जीने को किसी छत पे अपनी छत पे जब जाते हो, अपनी रूफ पर जो जाते हो, तो जिन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हो उन्हीं को स्टेयरवे या स्टेयर का केस कह दिया जाता है। तो ये स्टेयरवे है, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा, वरना आपको क्लियर दिखता हो। मेरे ख्याल से अभी भी क्लियर दिख ही रहा होगा। ठीक है, अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये जो अप द स्टेयरवे प्रीपोजिशन फ्रेज लग गई, एडवर्ब फ्रेज लग गई वाफ्टिंग के लिए। उसके बाद एंड कंजंक्शन लगाया। अच्छा, यहां तक एक पूरी क्लोज हो गई है, इसको हटाई देते हैं अब। उसके बाद एंड कंजंक्शन लगाया गया। एंड एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है। वर्ड्स को भी जोड़ देगा, फ्रेजेस को भी जोड़ देगा, क्लोजेस को भी जोड़ देगा, लेकिन सिमिलर ऑर्डर की होंगी, सेम औकात की, सेम स्टैंडर्ड की, सेम लेवल की। तो पहली जो क्लोज जोड़ी वो भी इंडिपेंडेंट क्लोज थी, दूसरी वाली जो क्लोज जोड़ी ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमने एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया। सून लगा एक एडवर्ब के रूप में, ये एक तरह का एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, शुरू में लगा दिया, कोई बात नहीं। आई एक प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। एम यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। सिपिंग, एक्चुअली में जो मेन वर्ब है हमारी वो सिप है, और सिप का मतलब होता है टू ड्रिंक लिटिल बाय लिटिल। जब हम चाय पीते हैं तो एक ही बार में नहीं पी जाते हैं, सिप सिप करके पीते हैं, उसी को कहते हैं सिप करना। टू ड्रिंक लिटिल बाय लिटिल, टू ड्रिंक लिटिल बाय लिटिल। सून आई एम सिपिंग इट। सिपिंग जो कि एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, भाई ड्रिंक करोगे तो कुछ तो करोगे। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होने की वजह से उसने अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट है हमारा प्रोनाउन जो कि टी के लिए यूज हो रहा है। स्लोली लग गया एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई भी एक्शन या कोई भी काम जब होता है या किया जाता है, उसको करने का एक ढंग होता है। उस मैनर को बताने के लिए, उस ढंग को बताने के लिए हम एडवर्ब मैनर यूज करते हैं, और एडवर्ब मैनर आना चाहिए है ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होती तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, सीधे एडवर्ब मैनर आ जाता। सून आई एम सिपिंग इट स्लोली एंड रिवरेंशियली विदाउट रसिंग। एंड कंजंक्शन लग गया। अब ये देखिए एंड कंजंक्शन किसके लिए लगा है? एंड कंजंक्शन लगा है स्लोली एडवर्ब मैनर को रिवरेंशियली एडवर्ब मैनर को जोड़ने के लिए। ये रिवरेंशियली वर्ड पर जरा फोकस कीजिए, इसका मीनिंग मैं अच्छे से समझा देता हूं, वोकैब में भी आपकी हेल्प करेगा। ये बना है रिवेयर से, REVER, REVERE। रिवेयर का मतलब होता है, ये हमारी वर्ब है,
और इसका मतलब होता है टू रेस्पेक्ट एंड एडमायर समवन वेरी मच, एडमायर समवन और समथिंग वेरी मच। देखिए मेरे लेक्चर थोड़े लंबे हो जाते हैं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, लेकिन मैं 5 सेंटेंस के थ्रू ही आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी गहराई तक मैं पहुंचा दूंगा कि वो 5 सेंटेंस में बताए गए कॉन्सेप्ट आपके 500 सेंटेंस में काम आने वाले हैं। वो आपकी समझ को इस तरह से डेवलप करने वाले हैं कि आपको जीवन में कभी फालतू चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी। रिवेयर का मतलब हो जाता है टू रेस्पेक्ट एंड एडमायर समवन और समथिंग वेरी मच। इसी से बना है रिवरेंशियल, इससे बना है रिवरेंशियल। रिवरेंशियल एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब हो गया फुल ऑफ रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। ठीक है, और इसी से बना है रिवरेंशियली, REVERENTIALLY। रिवरेंशियली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, किसी एक्शन के मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए। रिवरेंशियली का मतलब हो गया इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर, इन अ रेस्पेक्टफुल मैनर। तो यहां पर एक एडवर्ब मैनर लगाया होता है स्लोली, और दूसरे एडवर्ब मैनर को जोड़ने के लिए, दो एडवर्ब मैनर को जोड़ने के लिए हमने एंड कंजंक्शन लगा दिया। एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, मतलब एडवर्ब को एडवर्ब से ही जोड़ रहा है। ये एक दूसरा एडवर्ब मैनर लग गया। फिर एक प्रीपोजिशन लगाया विदाउट, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है रशिंग। रशिंग बना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रश से, RUSH। रश का मतलब है टू डू समथिंग क्विकली। ठीक है, तो ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है विदाउट रशिंग, ये ऑब्जेक्ट यानी कि जीरेंडी हो रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रही है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन हो रही है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन हो रही है तो वो जीरेंड का फंक्शन में है। तो ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज लगी है ये भी एडवर्ब मैनर ही है, ये भी एडवर्ब मैनर ही है। तीन एडवर्ब मैनर लगाए हुए हैं शिपिंग के मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए। ये आपके सेंटेंस की जो है स्ट्रक्चर हो गई। गलती जो थी वो यहीं पर थी, ये जो इनविगोरेट है इसका आपको इनविगोरेटिंग करना था, लेकिन जेरेंट की फॉर्म में नहीं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव बनेगा, किसके लिए? कब के लिए। ये हो गया 106। 107 पर चल लेते हैं। ये स्टेयर केस हो गई आपकी 107वां एरा। अफर्मेशंस फायर द विल to focus and perseverance towards goal realization and enable positive thoughts to permeate one's subconsciousness। सेंटेंस में बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए। एक ही सेंटेंस में 10 सेंटेंस के बराबर कॉन्सेप्ट बता दूंगा। कई बार बच्चे जो है मुझ पे आरोप लगाते हैं कि सर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में 6 सेंटेंस। बच्चा 1 घंटे में मैं या कोई भी आपको 100 सेंटेंस भी बता सकता है, लेकिन उसमें समझ कहां है? समझना जरूरी है चीजों को। अफर्मेशंस, देखिए अफर्मेशंस बना है अफर्म से, एक वर्ड होता है अफर्म, AFFIRM। अफर्म जो है वर्ब है, और इसका मतलब है टू से दैट समथिंग इज ट्रू। किसी ने आकर मुझसे कुछ कहा और मैंने कह दिया हाँ ये बात सही है, मैंने अफर्म कर दिया उसके स्टेटमेंट को, उसकी बातों को। अफर्म से बना है अफर्मेशन। अब अफर्मेशन जो नाउन है हमारा, इसको हम कई कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। पहले कंटेक्स्ट में हम इसके मतलब जनरल यूज में इसका मतलब तो यही हो जाता है जो मैंने ऊपर लिखा है, इसी को मैं नाउन के मीनिंग में लिख दूंगा। जनरल यूज में अफर्मेशन का मतलब हो जाता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी दूसरी चीज को सही कहता हो। अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन दैट समथिंग इज ट्रू, दैट समथिंग इज, भाई मेरी राइटिंग को माफ करना,
इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने कम समय में देने के लिए मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं, तो राइटिंग पे जरा थोड़ा मेरे शब्दों पर ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान दो। ये एक अफर्मेशन का एक मीनिंग हो गया, जनरल यूज में हम अफर्मेशन को इस मीनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी सिचुएशन है, अफर्मेशन को हम साइकोलॉजिकल या मेंटल डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में भी यूज कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में मैं यहां पर लिख देता हूं, साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में अफर्मेशन का मतलब हो जाता है एक ऐसा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ये एक ऐसा स्टेटमेंट जो कोई पर्सन अपने आप से या किसी से बार बार कहता हो ताकि वो अपने अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट को जनरेट कर सके, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, खुद को एक विजन की तरफ डायरेक्ट कर सके। जैसे आप में से कोई स्टूडेंट कहता हुआ पाया जाता होगा या कहता होगा कि मुझे पूरा भरोसा है मैं इस बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हर हालत में क्वालिफाई कर लूंगा अच्छे नंबरों से, और ये वो बार बार कहता होगा, खुद से भी कहता होगा, रोज सुबह उठ के दूसरों से भी कहता होगा। तो ये उसका एक ऐसा स्टेटमेंट है जो वो अपने पॉजिटिव माइंडसेट को जनरेट करने के लिए कर रहा है। वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन वो अभी से इतना कॉन्फिडेंट है, वो ये बार बार कह रहा है। ऐसे स्टेटमेंट जो हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट को जनरेट करने के लिए कहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कहते हैं दूसरों से या खुद से, ऐसे स्टेटमेंट भी अफर्मेशन कहे जाते हैं। तो इतना सब लिखवाने की जरूरत है क्या? यहां पर समझ गए हो बात को? लिखवा देता हूं, क्या लिखवाऊं? समझ गए हो बात को? दोबारा देख के पढ़ लेना। अच्छा, तीसरे सिचुएशन में इसको लीगल कंटेक्स्ट में भी यूज किया जाता है। लीगल कंटेक्स्ट में अफर्मेशन का क्या मतलब हो जाता है? देखिए, लीगल कंटेक्स्ट में आपने कई बार देखा होगा कोर्ट ऑफ जस्टिस में, न्यायालयों में, अदालतों में भगवत गीता या किसी दूसरी होली पवित्र बुक की ओथ दिलाई जाती है। कुरान की होती होगी, कहीं पर बाइबल की होती होगी, हमारे यहाँ हमने फिल्मों में और वैसे भगवत गीता जी को देखा है, उनकी ओथ दिलाई जाती है। वो एक लीगल प्रोसीजर होता है। वो जो ओथ दिलाई जाती है वो ऐसी मजे के लिए नहीं है, वो एक लीगल प्रोसीजर होता है। अगर कोई पर्सन रिलीजन में बिलीव नहीं करता है और वो भगवत गीता जी को फॉलो नहीं करता है, भगवत गीता में बिलीव नहीं करता है, तो ऐसे पर्सन के लिए एक सब्स्टिट्यूट होता है, एक दूसरा लीगल प्रोसीजर होता है कि वो एक डिक्लेरेशन दे कोर्ट को कि वो जो भी कहने वाला है सही है। अगर इसके बाद वो कुछ भी गलत कहता है, डिक्लेरेशन देने के बाद वो कुछ भी गलत कहता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और इसीलिए ओथ भी होती है। ओथ लेने के बाद अगर आप कोर्ट में झूठ बोलते हो तो आप पर लीगल कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने ओथ नहीं ली है और आपने कोर्ट में कुछ ही बोल दिया तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा लीगल प्रोसीजर जो इस ओथ के, जो रिलीजियस ओथ है, जो भगवत गीता जी पर जो ओथ दी जाती है, इसके सब्स्टिट्यूट में हो, जो रिलीजन को फॉलो ना करता हो ऐसा पर्सन, उसके लिए सब्स्टिट्यूट रखा जाता है कि वो एक डिक्लेरेशन दे लिखित में या मौखिक में कि वो जो भी कहने वाला है वो सही है। तो एक ऐसे डिक्लेरेशन को भी अफर्मेशन कहा जाता है। ये लीगल कंटेक्स्ट में अफर्मेशन का मतलब हो गया। तो हमारे सेंटेंस में जो अफर्मेशन का यूज हो रहा है वो ना तो लीगल कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, ना ही जनरल यूज में, वो हो रहा है साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में, क्योंकि आगे विल की बात की गई है, फोकस करने की बात की गई है, ठीक है, थॉट्स की बात की गई है, सब कॉन्शियसनेस की बात की गई है, गोल रियलाइजेशन की बात की गई है। इन सारी शब्दों के मीनिंग मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पर अफर्मेशंस का मतलब हो जाएगा एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपकी विल पावर को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट को जनरेट करने के लिए बोला गया हो। तो उन अफर्मेशंस की बात की जा रही है। प्लूरल नाउन को प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारा नाउन है, सब्जेक्ट के फंक्शन में ही होगा। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तो इसको हम यहाँ पर कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब होना चाहिए था। अफर्मेशंस हमारा नाउन सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद लिखा हुआ है फायर। फायर नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। नाउन तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि अगर नाउन होता तो दूसरे नाउन से जुड़ा होता है किसी प्रीपोजिशन की मदद से। प्रीपोजिशन यहाँ पर लगा नहीं है, यहाँ पर है वर्ब। अब देखिए, फायर जब नाउन होता है, वर्ब होता है, इसके मीनिंग आपको पता है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में, इस सेंटेंस में फायर वर्ड का क्या मीनिंग है वो मैं आपको समझा देता हूं। फायर का मीनिंग है यहाँ पर टू कॉज स्ट्रॉन्ग इमोशन इन समवन, टू cause strong emotions
इन समवन। यहाँ पर फायर का मतलब आग लगाने से नहीं है, किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन को जनरेट कर देना। यहाँ पर फायर का मतलब यह है। तो अफर्मेशन, ये जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, जो डिक्लेरेशन है या जो पॉजिटिव माइंडसेट को जनरेट करने के लिए हम अपने आप से, खुद से, किसी से कह देते हैं, वो स्टेटमेंट वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जनरेट करती है, ऐसा कुछ मीनिंग यहाँ पर आ रहा है। अफर्मेशंस फायर, फायर यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट द विल, जो कि नाउन के फंक्शन में है। फिर आगे लिखा हुआ है इन्फिनेटिव, टू फोकस, 2 + V1। अब देखिए 2 + V1, यहाँ पर इन्फिनेटिव लगा हुआ है, और इन्फिनेटिव के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये नाउन भी हो जाते हैं, एडजेक्टिव भी हो जाते हैं और एडवर्ब भी हो जाते हैं। और ये डिपेंड करेगा, इनका नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होना डिपेंड करेगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल किए गए, इनका सेंटेंस में फंक्शन क्या है। तो ये किस लिए इस्तेमाल किए गए हैं? टू फोकस विल के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फायर के लिए? देखो, अगर टू फोकस को फायर के लिए इस्तेमाल होता हुआ मानोगे तो फायर एक वर्ब है, तो इसको एडवर्ब कंसीडर करना पड़ेगा। अगर विल के लिए इसको कहोगे कि ये विल के लिए आया है, विल किस लिए है, विल का पर्पस क्या है, ये बताने के लिए आया है, तो इसको एडजेक्टिव कंसीडर करना पड़ेगा। बहरहाल इस सिचुएशन में आप दोनों ही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अफर्मेशंस फायर द विल टू फोकस, विल के लिए, विल तो एक नाउन है, विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग या द एबिलिटी टू कंट्रोल योर थॉट्स। मैं लिखवा देता हूं विल का मतलब भी। एक्चुअली में सेंटेंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इनमें इतने अच्छे वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। 5-10 मिनट अगर ज्यादा लग रही है तो कोई बात नहीं। विल, एक तो विल मोडाली होता है, विल शैल, वो छोड़ो। विल जब नाउन होता है तो इसका एक मतलब हो गया द एबिलिटी टू कंट्रोल योर ब्रेन, कंट्रोल योर थॉट लिखता हूं मैं, THOUGHTS, थॉट्स। एक मीनिंग यही हो गया इसका। दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब निश्चय, दृढ़ संकल्प। हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कुछ शब्द आ जाते हैं जुबान पे तो मैं बोल देता हूं। एक और मीनिंग हो जाता है इसका लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ इनहेरिटेंस, डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा ना, वसीयत बोलते हैं हिंदी में, फिल्मों में सुना होगा, वसीयत बना दी दादाजी ने, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की, उसके नाम कर दी, इस तरह के डायलॉग। तो लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3 मीनिंग होते हैं। तो यहां पर इस दूसरे वाले मीनिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है विल को। ठीक है, अफर्मेशंस फायर द विल टू फोकस। अगर टू फोकस को फायर के लिए मानोगे तो आप ये कहोगे कि फायर वर्ब का रीजन बता रही है, पर्पस बता रही है, एडवर्ब ऑफ पर्पस हो गया। विल के लिए मानोगे तो एडजेक्टिव हो गया। एंड कंजंक्शन लगाया गया है, एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन होने की वजह से सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। यहाँ पर लिखी हुई है वर्ब और यहाँ पर लिख दिया परसिवरेंस नाउन। परसिवरेंस का मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, सेंटेंस मीनिंग में इसलिए बता रहा हूं डिटेल में, सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करने के साथ साथ उसके मीनिंग यानी कि सिमेंटिक्स को भी समझना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सिंटैक्स यानी कि स्ट्रक्चर सही होती है, शब्द सही लिखे हैं, सही अरेंजमेंट में लिखे हैं, लेकिन जो उनका मीनिंग निकल के आ रहा है वो बहुत ज्यादा अपसर्ड है। तो उस मीनिंग की वजह से यानी कि सिमेंटिक्स की वजह से भी सेंटेंस गलती हो जाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं परसिवरेंस। परसिवरेंस का क्या मतलब है? तो प्रीवियस एसएससी के किसी एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। परसिवरेंस बना है परसीवियर से। परसीवियर, परसीवियर एक वर्ब होती है और इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू मेकिंग एन एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग, अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी। देखिए, मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से ही आता हूं और मैं आपको बता दूं कि कई बार बच्चे मुझसे गुजारिश करते हैं कि सर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया करो। बच्चा हिंदी में ट्रांसलेट करने वाली जो अप्रोच है वो आपका बेवकूफ बनाने के लिए है, वो आपको इंग्लिश नहीं सिखा रही है, वो आपको ट्रांसलेशन सिखा रही है।
आप जरा सोच कर देखिए, जब आप हिंदी को पढ़ते हैं तो क्या हिंदी भाषा को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं? जब आपने हिंदी को पढ़ा तो उसको हिंदी में ही समझा ना, हिंदी में ही पढ़ा। जब आपने हिंदी को समझने के लिए उसको किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट नहीं किया, तो आप इंग्लिश को समझने के लिए उसको किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं? चूंकि हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारी मदर टंग है, वो हिंदी है, तो हमने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी रखा है। मुझे अगर कोई और दूसरी भाषा आएगी या मैं कभी सीखूंगा तो मैं दूसरी भाषा में भी सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ट्रांसलेशन वाली जो अप्रोच है वो आपका बेवकूफ़ बनाने के लिए है। उसको जल्दी से जल्दी छोड़िए और जरा समझना चालू कीजिए। कुछ ही दिन लगेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। इंसान ही है ना आप, तो आप कर लोगे, इंसान कर सकता है। परसिवियर का मतलब है टू कंटिन्यू मेकिंग एन एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी। कहने का मतलब है कि डिफिकल्टी के बावजूद भी किसी चीज को, किसी काम को या कुछ भी अचीव करने के लिए मेहनत करते रहना, काम करते रहना, लगे रहना, हार ना मानना। इस टाइप का कुछ मीनिंग निकल के आता है परसिवियर का। और परसिवियर से ही बना है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब हो गया वो क्वालिटी या वो एबिलिटी जिससे आप परसिवियर करते हो। अब सोचने वाली बात यहाँ है कि यहाँ पर जब हमने एंड कंजंक्शन लगाया था और यहाँ पर इन्फिनेटिव लगा था, तो एंड कंजंक्शन क्यों लगाया गया था? एंड कंजंक्शन लगाया गया था सिमिलर रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए। फोकस अगर हमारी वर्ब है तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखनी थी? वर्ब लिखनी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा परसिवियर। और चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लिखना भी था कोई नाउन तो हमने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा। प्रीपोजिशन टुवर्ड्स लिखी जाती है डायरेक्शन को रिफर करने के लिए, कि जो परसिवियर है, जो यहाँ पर जो एक्टिविटी है, जो एफर्ट लगाए जाने हैं, वो किस डायरेक्शन में लगाए जाने हैं? गोल रियलाइजेशन की। तो टुवर्ड्स डायरेक्शन को रिफर करने के लिए हमने लगाई, और डायरेक्शन हमारी क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? गोल रियलाइजेशन। रियलाइजेशन हमारा नाउन हो गया, गोल हो गया नाउन मॉडिफायर, यानी कि एडजेक्टिव के फंक्शन में आ रहा है। रियलाइजेशन बना है रियलाइज से। रियलाइज का भी मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ, वैसे तो आसान वर्ड है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। रियलाइज के दो मीनिंग निकल के आते हैं। रियलाइज, देखिए कई बार रियलाइज की स्पेलिंग आपको ऐसे भी लिखी मिलेगी। ये वाली जो स्पेलिंग है ये यूके प्रीफर करते हैं, और ये वाली जो स्पेलिंग है यूएसए में प्रीफर की जाती है। दोनों ही सही है। रियलाइज या रियलाइज का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, समटाइम्स सडनली, समटाइम्स सडनली। सडनली आपको कुछ समझ में आ गया तो आप कहोगे आपने रियलाइज कर लिया। दूसरा मीनिंग, ये पहला है, दूसरा मीनिंग टू अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग यू होप्ड फॉर। जिस चीज की आप आशा कर रहे थे, होप कर रहे थे, वो अचीव कर लेना, मतलब उसे रियलाइज करना होता है। तो रियलाइज से बना है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन दोनों स्पेलिंग लिखी जा सकती है, यहाँ पर एस भी लिखा जा सकता है और जेड भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। तो रियलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन का मतलब हो जाएगा द फैक्ट, एक्ट और द मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, अंडरस्टैंडिंग समथिंग और अचीविंग समथिंग, अचीविंग समथिंग यू होप्ड फॉर। उन दोनों को मैंने एक में डाल दिया और लगा के। उस फैक्ट को या उस एक्टिविटी को या उस मूवमेंट को जब आप कुछ रियलाइज कर लेते हो, रियलाइजेशन कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या अचीव करने की बात की जा रही है? गोल अचीव करने की बात की जा रही है, इसलिए रियलाइजेशन को मॉडिफाई कर रहा है गोल। टुवर्ड्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, गलती वहां पर थी। अब देखिए एंड कंजंक्शन लगाया गया, एंड कंजंक्शन अब दोबारा किस लिए लगाया गया? एंड कंजंक्शन लगाया गया, कैसे पता चलेगा हमें कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किस स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए लगाया जा रहा है? अरे उस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद लिखे हुए वर्ड को देखो, क्या लिखा हुआ है? इनेबल लिखा हुआ है। इनेबल का मतलब मेक समवन एबल, ठीक है, टू गिव समवन एबिलिटी टू डू समथिंग, या मेक समवन एबल टू डू समथिंग। तो इनेबल जो है हमारी क्या है? वर्ब है। अब ये वर्ब है तो इसको वर्ब से जोड़ने के लिए लगाया गया होगा। फोकस से या फायर से? फायर से।
फोकस से जोड़ने के लिए तो ये वाला एंड लगा था, अगर फोकस से ही जोड़ना होता तो यहाँ पर एंड की क्या जरूरत होती, यहाँ पर कोमा लगा के अलग कर देते और यहीं पे एंड लगाते। यहाँ पर ये वाला एंड लगा है इस वाली वर्ब को और इस वाली वर्ब को जोड़ने के लिए। अफर्मेशंस फायर एंड अफर्मेशंस इनेबल पॉजिटिव थॉट्स। तो इनेबल क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इस ट्रांजिटिव नेचर, देखिए बहुत सारी ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जिनका ऑब्जेक्ट केवल पर्सन हो सकता है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी भी होती है जिनका ऑब्जेक्ट केवल थिंग्स होंगी, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन को भी ले सकती हैं, थिंग्स को भी ले सकती हैं, लेकिन लेंगी एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी भी हो सकती हैं जो पर्सन को भी ऑब्जेक्ट की तरह ले सकती है और थिंग्स को भी ऑब्जेक्ट की तरह ले सकती हैं और दोनों को एक साथ ले सकती हैं, पहले पर्सन को फिर थिंग्स को। ऐसी वर्ब को हम डाई ट्रांजिटिव कह देते हैं। तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, पर्सन को भी अपने ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती है, थिंग्स को भी ले सकती है। यहां पर अपना ऑब्जेक्ट इसने लिया है पॉजिटिव थॉट्स। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है। तो थॉट्स हो गया हमारे यहाँ पर नाउन, चूंकि काउंटेबल नेचर का नाउन है तो प्लूरल बना दिया हमने, कॉमन काउंटेबल नाउन है। पॉजिटिव, उसके लिए लग गया एडजेक्टिव, थॉट्स के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया पॉजिटिव थॉट्स। उसके बाद लिखा है टू परमिएट। परमिएट जो है ये भी एक तरह की वर्ब है और ये एक ऐसी वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव नेचर की है और इसका मतलब है टू स्प्रेड। टू स्प्रेड थ्रू समथिंग, किसी चीज में फैल जाना है, किसी चीज के थ्रू फैल जाना, टू स्प्रेड थ्रू समथिंग। या टू बी प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, टू बी प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। ट्रांजिटिव नेचर की बात, यहां पर टू प्लस V1, टू प्लस V1 स्ट्रक्चर को लगाया गया है। टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनेटिव हो गई और इन्फिनेटिव ये लगाया गया है पॉजिटिव थॉट्स के लिए, एडजेक्टिव के फंक्शन में आ रहा है। और चूंकि परमिएट खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट वंस सबकॉन्शियसनेस। वन प्रोनाउन पे अपोस्ट्रोफी लगा के पजेसिव बना दिया और इसका पोजेशन हो गया सबकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, क्या होती है सबकॉन्शियसनेस? देखिए एक न्यूरोलॉजिस्ट हुए सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड की कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के अनुसार उन्होंने माइंड को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया या डिवाइड किया। पहला था कॉन्शियसनेस, सिगमंड फ्रूड। इनकी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के अनुसार जो हमारा माइंड है, जो इंसान का दिमाग है, वो 3 हिस्सों में होता है। पहला होता है कॉन्शियसनेस, बीच में होता है प्री कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस से पहले की अवस्था, और ये तीसरा वाला होता है अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयर होना, जो भी चारों तरफ चल रहा है उसका अवेयर होना। तो हमारा दिमाग जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जो अवेयर होने के बाद करता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अवेयर हूं इससे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं किसी को डांट रहा हूं या मैं किसी को बुला रहा हूं, तो ये सारी वो एक्टिविटीज है जो मैं अवेयर होते हुए कर रहा हूं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज मेरे दिमाग का कॉन्शियस वाला हिस्सा करता है, कॉन्शियस दिमाग मेरा ये करता है। प्री कॉन्शियस इसके बीच में है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। अनकॉन्शियस मतलब जब मैं पूरी तरह से अनअवेयर हूं, जैसे मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है। जैसे कि हम अनकॉन्शियस कब होते हैं? जब हम बेहोश होते हैं तो हम अनकॉन्शियस होते हैं, या हम सो रहे होते हैं तो हमें अनकॉन्शियस कहा जा सकता है। ऐसी अवस्था में जब हमारा दिमाग किसी भी चीज को लेकर अवेयर नहीं है, फिर भी वो अपना फंक्शन, वो अपने काम कर रहा है, उस अवस्था को या दिमाग के उस हिस्से को, फंक्शन को अनकॉन्शियसनेस कह देते हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड का कहना यह है कि ये कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच में जितना भी है, प्री कॉन्शियसनेस भी उसमें आ गया, इसी सबको सब कॉन्शियसनेस कहा जाता है। सब कॉन्शियसनेस का मतलब है कि दिमाग पूरी तरह अवेयर भी नहीं है और पूरी तरह अनअवेयर भी नहीं है। बीच वाला जो पूरा का पूरा काम है वो सारा का सारा हमारा सब कॉन्शियस अवस्था, दिमाग का सब कॉन्शियस पार्ट, हिस्सा संभालता है।
एग्जाम्पल के तौर पर जरा आप देखिए, एक बड़ा सही सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कीबोर्ड, आप में से बहुत सारे बच्चे टाइपिंग की प्रैक्टिस करते होंगे कीबोर्ड पर, तो जब आप उसकी शुरुआत करते हैं, कीबोर्ड पर आप पहली बार बैठते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं, तब आपको एक एक कीज को, एक एक बटन को ढूंढना पड़ता है। ए कहाँ है, आई कहाँ है, ओ कहाँ है, स्पेस कहां से आएगा, एंटर कहां पर है, देख देख कर आपको ढूंढना पड़ता है। आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अवेयर होकर वो चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने के बाद, उस एक्टिविटी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने के बाद वो सारी की सारी चीजें वो आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में फीड हो गई हैं। फिर आपको अवेयर होने की जरूरत नहीं है, फिर आप किसी से बात करते करते हुए भी टाइप कर लेंगे, बिना देखे भी टाइप कर लेंगे, अपने आप ही उंगली उस बटन पर, उस की पर चली जाएगी जो आपको दबाना है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो वाली की, वो वाला बटन कहां पर है। वो अपने आप आपकी उंगली को वहां पे डायरेक्ट कर देगा। एक और एग्जांपल लीजिए, आप किसी रास्ते पर रोज आते जाते हैं, मान लो आपके कोचिंग का या बाजार का रास्ता है, दुकान का रास्ता है, रोज उस रास्ते पर आते जाते हैं, तो किसी भी मोड़, आप जैसे किसी भी मोड़ पर पहुंचते हैं तो आपको दिमाग एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वहां पर वो पूरा रास्ते का जो मैप है वो फीड हो चुका है। आपको पता है कहां पर मोड़ आना है, कहां पर किधर को मुड़ना है। आप फोन पर बात करते करते हुए, आप किसी और काम को करते करते हुए भी घर चले जाएंगे। आपका दिमाग ही आपको डायरेक्शन देता रहेगा। कौन सा दिमाग? सबकॉन्शियस। लेकिन अगर आप किसी नए रास्ते पर जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये होता है सबकॉन्शियस दिमाग का खेल। सिगमंड फ्रॉइड की थियरी है ये, और बहुत इस पर काम हो चुका है और बहुत बातें हो चुकी हैं। तो क्या 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 कहने की कोशिश की जा रही है? अनेबल पॉजिटिव थॉट्स टू परमिएट वंस सबकॉन्शियसनेस। क्या अफर्मेशंस, अगर हम ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट खुद से बोलते हैं, लोगों से बोलते हैं कि हमें ये करना है, हमें ऐसा करना है, अच्छा करना है, तो ये पॉजिटिव थॉट्स को स्प्रेड कर देता है हमारी सबकॉन्शियसनेस में, फिर हम ऐसा ही सोचने लगते हैं। ये हो गया 107। 108 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर। छोटा सा सेंटेंस है लेकिन बहुत कुछ है सीखने के लिए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो गया नाउन, और बिगेस्ट वर्ब की वर्ब कह रहा हूं, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगाई गई है। बिगेस्ट क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री में है क्योंकि हम जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज ने प्रॉब्लम फेस की है, उनमें से एक की बात कर रहे हैं। वन वर्सेस ऑल की कंपैरिजन हो रही है। तो वन वर्सेस ऑल का अगर सिचुएशन है, कंटेक्स्ट है, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री लगा दी। सुपरलेटिव डिग्री लगाई तो द आर्टिकल भी लगा दिया इस प्रॉब्लम नाउन के लिए। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा। और ये फेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और ये लगा है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव के रूप में लगा है, और ये लगा किसके लिए है? प्रॉब्लम के लिए। देखिए, कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता था कि सर आपको कैसे पता चला ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है? मैं तो ये कहूंगा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बच्चा स्ट्रक्चर से, सेंटेंस की स्ट्रक्चर से, मैंने देखा आगे क्या लिखा हुआ है, बाई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। अगर मैं इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म मानूंगा तो फिर मैं इसको मेन वर्ब कंसीडर करूंगा, और फेस जब मेन वर्ब होती है तो वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होने की वजह से उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए था, और ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा नहीं है, यहां पर लिखा है बाय प्रीपोजिशन। और बाय प्रीपोजिशन भी ऐसा जो किसी डूअर को रिफर करता हो, और ये है वो डूअर। ऑल डेवलपिंग कंट्रीज जो फेस कर रही हैं, जो फेस वाली एक्टिविटी को कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, तो ऐसा प्रीपोजिशन लगा रखा है जो कि डूअर को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। तो यानी कि ये वाला एक्शन डन बाय समबडी एल्स है, और एक्शन डन बाय समबडी एल्स का सेंस अगर आ रहा है तो यहां होना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव है तो किसी नाउन के लिए होगा। किस नाउन के लिए है? इस नाउन के लिए है। एक सवाल और यहाँ पर बच्चे मुझसे अक्सर करते हैं कि सर एडजेक्टिव तो नाउन से पहले लिखे जाते हैं, जैसे कि ये वाला एडजेक्टिव था इस नाउन से पहले लिखा गया, इस एडजेक्टिव को इस नाउन के बाद क्यों लिख दिया?
बच्चा इसलिए क्योंकि आगे जो प्रीपोजिशन फ्रेज है वो इस एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट कर रही है। तो अगर बाद में लिखी जाने वाली कोई प्रीपोजिशन फ्रेज यानी कि नाउन के बाद लिखी जाने वाली कोई प्रीपोजिशन फ्रेज उस एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट करे, उस एडजेक्टिव के लिए आ रही हो, तो उस एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा करो। सब्जेक्ट हमारा क्या था? द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो कि सिंगुलर था, इसीलिए हमने जो हमारी मेन वर्ब लगाई वो इज लगाई। मेन वर्ब ही है ये, बी की फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब हो तो वो लिंकिंग नेचर की होती है, और लिंकिंग नेचर की वर्ब होने की वजह से उसके बाद लिखा जाना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट रहा उसका द लैक। लैक जो वर्ड है हमारा वो नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है। जब लैक वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है टू नॉट हैव इनफ ऑफ समथिंग, टू नॉट हैव इनफ ऑफ समथिंग, टू नॉट हैव इनफ। जब वो नाउन होगा तो उसका मतलब हो जाएगा द फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग इनफ। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज इनफ नहीं है तो आप कह सकते हो लैक है, यानी कि किसी चीज की कमी है। इससे पहले लग गया द आर्टिकल, ये हमारा हो गया नाउन, और ये नाउन फ्रेज द लैक कॉम्प्लीमेंट हो गई किसकी? द बिगेस्ट प्रॉब्लम की। क्या है बिगेस्ट प्रॉब्लम? लैक है, और इस लिंकिंग में हमने उस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक कर दिया। अब किस चीज के लैक की बात की जा रही है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है, और ऑफ प्रीपोजिशन अगर लगाया गया है तो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए लगाया गया है, मतलब किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ने के लिए लगाया गया है। आगे लिखे हुए दो वर्ड, पहला वर्ड है ट्रेनिंग जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, यहां पर जगह बन जाएगी आपके लिए। अगर ऑफ प्रीपोजिशन यहां पर लगाया गया है तो वो लगाया गया है लैक के बारे में बताने के लिए कि किस चीज के लैक की बात की जा रही है, लैक को रिलेट करने के लिए, उसको बिलोंग करने के लिए, किस चीज की कमी यानी कि लैक की बात की जा रही है। ऑफ प्रीपोजिशन को चाहिए अपना ऑब्जेक्ट, और यहां पर लिखे हुए हैं दो वर्ड। पहला वर्ड लिखा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और दूसरा वर्ड लिखा है मैन पावर जो कि एक रेडीमेड नाउन है। अब यहां पर आपके सामने दो तीन सिचुएशन, दो तीन कंटेक्स्ट निकल के आते हैं, दो तीन तरह की इंटरप्रिटेशन यहां पर हो सकती है। एक स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर उस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पहली इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रहा हूं, पहली इंटरप्रिटेशन में कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग को बना दो। आपने ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर ट्रेनिंग को बना दिया यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, तो ये हो गया जिरेंड। अब ये जिरेंड होने की वजह से वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन तो बन गई, यानी कि ऑब्जेक्ट तो बन गई, लेकिन मूल रूप से तो ये अभी भी एक वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट शो करेगी, और ये है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। वर्ब के एट्रीब्यूट चेक किए तो हमने पाया कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होने की वजह से इसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि मैन पावर है। अब सिंटैक्टिकली तो सही है, स्ट्रक्चर तो सही हो गई, लेकिन मीनिंग को तो एक बार चेक करो। सेंटेंस का, क्या सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझ पा रहे हैं आप? क्या सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग ये है कि ट्रेनिंग की कमी है? डेवलपिंग कंट्रीज में बिगेस्ट प्रॉब्लम ट्रेनिंग की कमी है कि वो मैन पावर को ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे। एक्चुअली में नहीं, अगर आप इस ऑब्जेक्टिव सेंस को समझोगे तो ट्रेनिंग के लैक की बात नहीं की जा रही है, द लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर नहीं, ट्रेनिंग की कमी की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है मैन पावर की, कि मैन पावर की कमी है। एक इंटरप्रिटेशन ये हो गई जो कि सिंटैक्टिकली सही है, सिमेंटिकली बहुत ज्यादा सही नहीं लग रही है, इसको मैं छोड़ता हूं कि जिरेंड ये इसको कंसीडर नहीं कर सकते। अब दूसरा स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मैन पावर हो जो कि एक नाउन है, और ये जो ट्रेनिंग है इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर कर लो। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया किसके लिए? इस मैन पावर नाउन के लिए। तो सिंटैक्टिकली तो उसने भी सही कह दिया, स्ट्रक्चर तो उसने भी जस्टिफाई कर दी, लेकिन फिर मुझे मीनिंग चेक करना पड़ेगा। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर ट्रेनिंग को, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर करोगे मैन पावर के लिए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं ये एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, एक्टिव मीनिंग को कैरी करके चलते हैं। और एक्टिव मीनिंग को कन्वे करने का मतलब है कि जिस नाउन प्रोनाउन के लिए आए हैं वो नाउन प्रोनाउन ही इनका डूअर होगा।
कहने का मतलब ये है कि मैन पावर किसी को ट्रेन कर रहा है। क्या बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि ऐसी मैन पावर की लैक है, ऐसी मैन पावर की कमी है जो ट्रेन कर रही हो किसी को? ऑब्जेक्टिव मीनिंग ये भी नहीं है सेंटेंस का। ऐसी मैन पावर की कमी नहीं है जो ट्रेन कर रही हो। ऑब्जेक्टिव मीनिंग सेंटेंस का ये है कि बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, कमी उनकी, वो कमी उस मैन पावर की है जिसको ट्रेन किया गया हो किसी और के द्वारा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ मैन पावर ट्रेन्ड बाय समवन। यानी कि ऐसी मैन पावर को हमें यहां पर लिखना था जिसको किसी और के द्वारा ट्रेन किया गया हो, यानी कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स का सेंस आ रहा है। एक्शन डन बाय समबडी एल्स के सेंस की वजह से मैं यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ना लिखकर यहां पर लिखूंगा पास्ट पार्टिसिपल, ट्रेन्ड मैन पावर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम ऐसी है कि मैन पावर तो है बट ट्रेन्ड मैन पावर की बात हो रही है, ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है। तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह पास्ट पार्टिसिपल लिख दोगे पैसिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए, यानी कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स का, यानी कि ऐसी मैन पावर की बात की जा रही है जिसको ट्रेन किया गया हो। ट्रेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। 108 का हो गया थर्ड। 109 पर चल लेते हैं। The more obvious feature of the modern world is the enormous development of science and technology. The more obvious feature, देखिए फीचर यहां पर नाउन हो गया, ऑब्वियस का मतलब हो गया इजीली नोटिसेबल, इजीली नोटिसेबल, जिसको आसानी से नोटिस किया जा सके, या इजी टू सी, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिकॉग्नाइज, इजी टू सी, रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड, कुछ भी ऐसा जो इजी हो रिकॉग्नाइज करने में, आसानी से दिख जाए, आसानी से समझ में आ जाए, उसको ऑब्वियस कह देते हैं। फीचर नाउन हो गया, ऑब्वियस है एडजेक्टिव इस नाउन के लिए। मोर क्या है? मोर लग रहा है इस ऑब्वियस के लिए एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब आपने एडजेक्टिव के लिए लगा तो दिया, वो तो सही है, लेकिन अगर आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे देखेंगे, ध्यान से इसका पता लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे फीचर की बात की जा रही है जो मॉडर्न वर्ड के सभी फीचर में से कोई एक हो। यानी कि मॉडर्न वर्ड के सभी फीचर्स में से किसी एक फीचर्स की बात की जा रही है। ये हुआ वन वर्सेस ऑल की कंपैरिजन का कंटेक्स्ट। वन वर्सेस ऑल की सिचुएशन हो गई, वन वर्सेस ऑल की सिचुएशन होगी तो यहाँ पर मोर नहीं मोस्ट आना चाहिए। हालांकि मोस्ट जो आ रहा है वो इस ऑब्वियस के लिए आ रहा है, लेकिन हम एक ऐसी एंटिटी की बात कर रहे हैं जो कि सभी में से किसी एक की बात की जा रही है। वन वर्सेस ऑल की सिचुएशन हो रही है, हमने लगाया मोस्ट। द लग गया आर्टिकल किसके लिए? फीचर के लिए। ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज यानी कि सब्जेक्ट। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया, ये बताने के लिए कि हम किसके फीचर की बात कर रहे हैं, फीचर को रिलेट करने के लिए। वर्ड नाउन हो गया, मॉडर्न उसके लिए एडजेक्टिव हो गया, द लग गया आर्टिकल, ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई हमारी। इस प्रीपोजिशन फ्रेज को मैं क्या कहूंगा? एडजेक्टिव फ्रेज कहूंगा। क्यों? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है, फीचर के बारे में बताने के आई है। सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से मैंने लगाया इज, जो कि लिंकिंग नेचर की वर्ब है और बी की फॉर्म है मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। इसको चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहाँ लिखा हुआ है? इज द इनॉर्मस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हो गया नाउन और इनॉर्मस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, ये हो गया एडजेक्टिव। इनॉर्मस का मतलब हो गया एक्सट्रीमली लार्ज और ये एडजेक्टिव लग गया डेवलपमेंट के लिए। ये पूरी की पूरी फ्रेज जो हो गई नाउन फ्रेज इनॉर्मस डेवलपमेंट, ये हो गई इस लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाने वाला कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली में द इनॉर्मस डेवलपमेंट, द आर्टिकल भी लगाया उस डेवलपमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए। और द इनॉर्मस डेवलपमेंट बन गया मोर ऑब्वियस फीचर का कॉम्प्लीमेंट, इस लिंकिंग वर्ब ने लिंक कर दिया। किसके डेवलपमेंट की बात की जा रही है? यानी कि डेवलपमेंट को फर्दर आगे रिलेट करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाया और उस प्रीपोजिशन के बाद लिख दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि दो नाउन को एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ के लिख दिया। ये नाउन फ्रेज ऑफ प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट हो गई। ये प्रीपोजिशन फ्रेज डेवलपमेंट के लिए एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगी। ये हो गया आपका 109। 110 पर चल लेते हैं।
ठीक है। Critics of television often focus on the prevalence of violence in today's programs. ठीक है, सेंटेंस छोटा ही है लेकिन जानने समझने के लिए बहुत कुछ है। क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन, क्रिटिक्स कौन होते हैं? क्रिटिक उस पर्सन को कहा जाता है जो किसी दूसरे के बारे में ओपिनियन दे, बताए कि ये सही है या गलत है। जैसे टेलीविजन के क्रिटिक्स की बात की जा रही है तो टेलीविजन पर जो भी प्रोग्राम आते हैं उनको देखकर कुछ लोग कहते हैं, विद्वान होते हैं, स्कॉलर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझते हैं आर्ट को, मीडिया को, वो अपनी टिप्पणी देते हैं कि ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, उन्हें कहा जाता है क्रिटिक्स। क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन यहाँ पर नाउन है जो कि प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट हो रहा है। देखिए प्रीपोजिशन फ्रेज का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। क्रिटिक्स जो हमारा नाउन है, प्लूरल नाउन यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इस नाउन के लिए ये प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगी कि किस कौन से वाले क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं जो टेलीविजन से रिलेट कर रहे हैं। तो क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन, क्रिटिक्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऑफन, फोकस, ऑफन की बात मैं अगर करूं तो ऑफन एक तरह से एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है और ये लगाया गया है मेन वर्ब से पहले। चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था तो फोकस को हमने उसके हिसाब से प्लूरल फॉर्म में लिखा और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लगाया जाता है मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले लिखी है। फोकस ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी, यहां पर वो इंट्रांजिटिवली यूज की जा रही है। ऑन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। यहीं पर देखे गलती है, फोकस को इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है और जो भी हमें यहाँ पर जोड़ना था उसको जोड़ने के लिए हमने ऑन प्रीपोजिशन लगाया है, लेकिन ऑन प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था और यहाँ पर लिखा हुआ है द आर्टिकल, और द आर्टिकल जो कि एक डिटर्मिनर है, किसी नाउन से पहले लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट के बारे में अगर आप जानेंगे समझेंगे तो प्रीवेलेंट जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है और प्रीवेलेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। प्रीवेलेंट जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग वेरी कॉमनली। कोई भी ऐसा कल्चर, कोई भी ऐसा म्यूजिक, कोई भी ऐसा कस्टम, कोई ऐसा ट्रेडिशन, कोई भी ऐसा पहनावा, कोई भी ऐसी आर्ट, कोई भी ऐसी हैबिट जो बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करती हो, सभी जगह हो, यहाँ भी है, उनके गांव में भी है, उस शहर में गए ये वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ गए यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, सभी जगह बहुत कॉमनली जो एग्जिस्ट करता हो उसको कह देता है प्रीवेलेंट। एक मीनिंग और निकल के आ जाता है इसका सिमिलर सा, हैपनिंग वेरी कॉमनली। मान लो कुछ ऐसा है जो बहुत कॉमनली होता रहता है तो उसे भी क्या कह देते हैं? हैपनिंग वेरी कॉमनली और फ्रीक्वेंटली, जो बार बार बहुत कॉमनली होता रहता है उसको भी क्या कहते हैं? प्रीवेलेंट कह देते हैं। अब ये प्रीवेलेंट एडजेक्टिव है, इसी से बनता है एक नाउन प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस हमें एक्चुअली में जब हमारे पास ऑन प्रीपोजिशन लगी हुई थी तो हमें प्रीवेलेंट की एडजेक्टिव फॉर्म नहीं, नाउन फॉर्म लिखनी थी। हमें यहां पे लिखना था प्रीवेलेंस। क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रीवेलेंस ऑफ वॉयलेंस। किसकी एग्जिस्टेंस पर, किसके कॉमन एग्जिस्टेंस पर फोकस किया जा रहा है? वॉयलेंस की। ऑफ प्रीपोजिशन लगा के प्रीवेलेंस को वॉयलेंस से रिलेट कर दिया। इन टुडेस प्रोग्राम, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया। देखिए गलती तो यहीं पर है, लेकिन जब आपके सामने खड़ा हूं, मेहनत कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, तो एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में आ रहा है, इसको ही फटाफट समझ लेते हैं। इस फ्रेज पर फोकस कीजिए, टुडेस प्रोग्राम। क्या देखने को मिलता है? टुडे पर अपोस्ट्रोफियस लगा है और उसके बाद लिखा है प्रोग्राम। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, मेरे आने वाली जरा 2-4 लाइनों पर ध्यान दीजिए। टुडेज प्रोग्राम, टुडेज प्रोग्राम आपको अच्छे से पता होगा, मैं भी कई बार बता चुका हूं, आपने भी थोड़ा बहुत कहीं से कुछ सीखा होगा कि हम अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाते हैं किसी नाउन पर। जरा इसको समझिए, मैंने लिखा माई कार। कार क्या है? नाउन है। माई क्या है? माई को हम कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर।
एक ऐसा डिटर्मिनर जो किसी एंटिटी पर, किसी नाउन पर, किसी यूनिट पर पोजीशन दिखाने के लिए लगाया गया हो कि ये यूनिट, ये नाउन, ये ऑब्जेक्ट, ये थिंग किसके पोजीशन में है, किसके ओनरशिप में है। मैंने माई लगाकर ये बताया कि ये कार मेरे पोजीशन में है, मैं इसका ओनर हूं। अगर कोई और पर्सन बोलता तो वो क्या बोलता, वो बोल देता हिज कार। ये हो गया नाउन और ये हो गया पॉजेसिव डिटर्मिनर। पॉजेसिव डिटर्मिनर लगाए जाते हैं पोजीशन को बताने के लिए कि वो थिंग किसके पोजीशन में है। अब ये तो प्रोनाउन है, लेकिन अगर हमें पोजीशन किसी नाउन की बतानी हो तो हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी एस। जैसे कोई पर्सन कह सकता है मेरा नाम क्या है, अभिषेक, तो अभिषेक पर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर वो कह सकता है अभिषेक कार। अब ये नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया गया, नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया इसको पॉजेसिव फॉर्म में लाने के लिए। ये जो पॉजेसिव फंक्शन इन पॉजेसिव डिटर्मिनर में था, इसी सेम फंक्शन को, इसी सिमिलर फंक्शन को किसी नाउन में जनरेट करने के लिए हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया और अभिषेक पर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर कार को उसका पोजीशन बना दिया। कार हो गई पोजीशन और ये हो गया पॉजेसिव नाउन। तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। क्या यहां पर टुडे की पोजीशन में प्रोग्राम है? क्या टुडे कुछ ऐसा है जो पोजीशन कर सकता है? पोजीशन का मतलब है ओन करना, हैव करना। माई कार का मतलब आई हैव ए कार। हर कार का मतलब शी हैज ए कार। क्या टुडे ने ऑन कर रखा है प्रोग्राम को, पजेस कर रखा है? नहीं। तो क्यों लगाया गया है यहां पर अपोस्ट्रोफी एस? ये सोचने वाली बात है। देखिए, ये हमेशा आपने कहते हुए सुना होगा ग्रामेरियंस को, अपने टीचर्स को, दोस्तों को, कि जो अपोस्ट्रोफी एस है वो लिविंग थिंग्स पर या एनिमल्स पर लगाया जाता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स और एनिमल्स की पोजेशन या ओनरशिप दिखाई जा सकती है किसी दूसरी एंटिटी पर या थिंग पर। किसी नॉन लिविंग थिंग की ओनरशिप या पोजेशन आप नहीं दिखा सकते हो। जैसे आप ये अभिषेक कार आपने लिख दिया, सही है, आप ये नहीं लिख सकते थे कार पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के आपने विंडो लिख दिया, क्योंकि कार कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो किसी दूसरी एंटिटी को, किसी दूसरी थिंग को ऑन कर सके, पजेस कर सके। अगर आपको रिलेशन बताना ही है तो आप ऑफ लगा के बता दो, द विंडो ऑफ कार लिख दो। अगर आपको रिलेशन या एसोसिएशन दिखानी है तो ऑफ लगा के बता दो। हालांकि कुछ राइटर्स ऐसे हो सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस यूज कर लें, लेकिन जो फंडामेंटल ग्रामर है या जो फंडामेंटल ग्रामेरियंस है, उनके अकॉर्डिंग किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन दिखाना जस्टिफाइबल नहीं है। उनके अनुसार ये बहुत ज्यादा सही नहीं है, वो इसको वैलिडेट नहीं करेंगे। तो आप इसको अवॉइड करें। अगर आपको नॉन लिविंग थिंग्स की रिलेशन दिखानी है, एसोसिएशन दिखानी है, तो आप ऑफ प्रीपोजिशन लगा दें। इतनी बात क्लियर है जो सबको पता है। तो यहां क्यों लगाई गई? देखिए, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके पोजेशन या ओनरशिप दिखाना ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके कई बार ग्रामेरियंस, राइटर्स एसोसिएशन को एक्सप्रेस करने की भी कोशिश करते हैं। और यहां पर जो है टुडे की प्रोग्राम पर कोई पोजेशन या ओनरशिप नहीं दिखाई जा रही है, यहां पर दिखाई जा रही है एसोसिएशन या रिलेशन, कि ये जो प्रोग्राम है किससे रिलेट कर रहा है। और ये एसोसिएशन, रिलेशन, इसके भी कुछ अपने दायरे हैं, ये भी हर जगह नहीं दिखाई जा सकती। जैसे कि कहां पर दिखाई जा सकती है, टाइम की किसी यूनिट के साथ आप दिखा सकते हो। जैसे आपने लिख दिया अभी टुडेज प्रोग्राम, ऐसे लिख सकते, तो ऐसे आप लिख सकते हो यस्टरडेज मीटिंग। टाइम की यूनिट के साथ आप रिलेशन या एसोसिएशन दिखा रहे हैं। जैसे आप लिख दो लास्ट ईयर अचीवमेंट, लास्ट ईयर्स अचीवमेंट, ये भी सही हो जाएगा। किसी और मेजरमेंट यूनिट के साथ आप दिखा सकते हैं। जैसे आप लिख दो यहां पर 2 मीटर्स गैप, ये सही हो जाएगा। रिलेशन या एसोसिएशन ही दिखा रहे हैं हम, कोई यहां पर ओनरशिप या पोजेशन नहीं है। जैसे आप आइडियाज या कॉन्सेप्ट के साथ लिख सकते हैं, आइडियाज या कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एक्चुअली में जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उसके साथ आप लिख सकते हैं। जैसे आपको कई बार इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, हालांकि ये बहुत ज्यादा यूसेज में नहीं है, कुछ राइटर्स यूज कर लेते हैं। फ्रीडम्स
प्राइस, जस्टिस, पावर, इस टाइप से यूज कर लेते हैं। फिर नेचुरल फिनोमिना के साथ भी इस तरह की स्ट्रक्चर को यूज कर ले आता है। आपके दिमाग के दायरे को बढ़ाने के लिए मैं चीजों को बता देता हूं, कहीं आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो आप परेशान ना हो। नेचुरल फिनोमिना के साथ हो जाता है, जैसे आप लिख देते हैं द सन्स अपोस्ट्रोफी रेज, ठीक है। फिर आप जो है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की आप जो है दिखा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूशन हो या कोई ग्रुप हो, जैसे आप लिख सकते हैं द गवर्नमेंट अपोस्ट्रोफी एस लगाया फिर पॉलिसी, जैसे आप लिख सकते हैं द टीम अपोस्ट्रोफी एस लगाया स्ट्रेटेजी। एडीएम्स में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से, एडीएम्स में आपको अपोस्ट्रोफी एस मिल जाते हैं। जैसे मैंने एक ईडीएम लिखा अ स्टोन्स थ्रो, ये आपको एक ईडीएम देखने को मिलता है। जैसे एट आर्म्स लेंथ, अपोस्ट्रोफी एस लगा है। जैसे द लोयन शेयर, ठीक है। इस तरह से और भी कई ईडीएम हो सकते हैं। तो जरा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अपोस्ट्रोफी एस मेनली पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए ही लगाई जाती है, और पोजीशन लोन लिविंग थिंग्स का होता नहीं है। लोन लिविंग थिंग्स का अगर रिलेशन बताना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं, ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके लगाया करें। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी है जहां पर ग्रामेरियंस पोजेशन या ओनरशिप एक्सप्रेस करने के लिए नहीं, किसी रिलेशन या एसोसिएशन को दिखाने के लिए भी अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो वैलिड है, सही है, ठीक है, थोड़ा मॉडर्न है बट सही है। ये हो गया आपका 110। आज के सेशन में इतने ही सेंटेंस करेंगे, इतने ही पहले आप सीखिए, समझिए, इस अप्रोच को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे बैठकर, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा समय लीजिए, आप निश्चित ही विजयी होंगे। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।